कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी हो रही है? बहुत बढ़िया। तो आज हम देखेंगे डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली क्लास में हमने किया था पुर्तगीज। भारत में जब पुर्तगीज आए तो उनके आधिपत्य को, खास करके उनका जो नौसैनिक आधिपत्य था, उसको तोड़ने का जो काम था वो डच करते हैं। और डच जो है आपका, देखें तो संसार की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, जिसका अपना ज्वाइंट स्टॉक था। तो एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका अपना पहला ज्वाइंट स्टॉक है, वो ईस्ट की तरफ आती है और धीरे धीरे आपका ईस्ट के व्यापार पर छा जाती है। और सबसे पहले ईस्ट में जब वो आती है तो इंडोनेशिया की तरफ अपना ध्यान करती है। कारण क्या है? सीधा सा कारण है मसाले, क्योंकि उनको मसालों में ट्रेड करना था। मसालों में ट्रेड का उद्देश्य क्या था, आपको बताया है कि जब पुनर्जागरण के बाद यूरोपीय समाज में समृद्धि आती है, आर्थिक संपन्नता आती है, तो उनके खान पान की आदतें बदल जाती हैं। और ये किसी भी समाज में होता है। आज भारतीय समाज में जब आर्थिक समृद्धि आ रही है तो आप देख रहे हैं कि पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, मैकडी हो, तो ये डोमिनोज हो, ये आपका केंद्र जगह जगह खुल रहे हैं। यानी कि खान पान की आदतों में हमारी बदलाव आ रहा है, शाकाहारी से मांसाहारी की तरफ जा रहे हैं। तो खान पान की जो बदलाव है उसका सीधा संबंध जो है आपका आर्थिक संपन्नता से है। तो वही पुनर्जागरण काल के बाद हुआ। यूरोप में जो आर्थिक संपन्नता आई तो वहां पर मांसाहार की तरफ तेजी से झुकाव बढ़ा। और सर्दियों में जब सूखा पड़ता था, चारा नहीं होता था, तो बहुत सारे पशु मारे जाते थे या मर भी जाते थे। तो जो पशु मर जाते थे उनके मांस को नमक के साथ वो लोग खाते थे। बट नमक के साथ वो लंबे समय तक सुरक्षित भी नहीं रह सकता और वो स्वाद भी नहीं होगा जो मसालों के साथ होगा। उसी लालसा से ये लोग, आपका व्यापारिक उद्देश्य तो थे ही, ये लालसा भी एक काम कर रही थी कि खान पान की जो को टेस्टी बनाया जाए, स्वादिष्ट बनाया जाए। इसीलिए ये लोग आपका कहाँ पर जाते हैं? इंडोनेशिया। और वहाँ से मसालों में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो डच कब एस्टेब्लिश होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका 1602 में। और कब तक इनका डोमिनेंस बना रहता है? 1796 में। 1796 में इनका डोमिनेंस टूटने लग जाता है। कारण क्या है? कारण बहुत सीधा सा है कि 1795 में फ्रांस जो है नीदरलैंड में अपनी पपेट सरकार, जिसको हम कहते हैं कि एक कठपुतली सरकार को नियुक्त कर देता है। और चूंकि फ्रांस की भी एक कंपनी है जो कि पूर्व के साथ व्यापार में लगी हुई है, तो वो क्यों चाहेंगे कि भाई डच कंपनी उनके साथ प्रतिद्वंद्विता करे? और डचों की राजनीति पर उनका आधिपत्य हो ही चुका है। तो एक तो पतन का कारण ये नजर आता है। दूसरा हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाउटमैन को इनका फाउंडर माना जाता है। पूर्वी जगत में आते हैं और आपका डच को एक रास्ता मिल जाता है और कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है। 1602 में आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको वीओसी, वेरिंग दे इंडीज कंपनी की आपका कहा जाता है, वीओसी, वेरिंग दे ईस्ट इंडीज कंपनीज। तो वीओसी एस्टेब्लिश हो जाती है और इनको 21 वर्ष के लिए पूर्व के साथ व्यापार और व्यापार का प्रसार का अधिकार मिल जाता है। तो जो व्यापार का प्रसार होगा, ये बात स्पष्ट है, इस व्यापार के प्रसार में एक चीज और भी शामिल है, युद्ध। तो यहाँ की जो सरकार है वो खुद इनको कहती है
कि व्यापार और व्यापार के प्रसार के लिए युद्ध दोनों की आपको परमिशन है। तो एक आपका 21 वर्ष का हुआ। अब दूसरी बात है कि क्या इनका टारगेट था, क्या उद्देश्य था। उद्देश्य साफ स्पष्ट है, काली मिर्च। अभी मैंने आपको बताया कि काली मिर्च क्यों, क्योंकि काली मिर्च जो है आपका जो मीट है, मांसाहारी आपका जो चीजें हैं उनको स्वादिष्ट कर देती है और उनका संरक्षण जो है आपका लंबे समय तक बना रहता है इसके कारण। तो मिर्च आपका और महंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार जमाना, और वो भी कैसे, बलपूर्वक उसकी रक्षा करना। तो साफ है कि व्यापार पर अधिकार और युद्ध, बलपूर्वक रक्षा तो तभी कर पाएंगे, किससे रक्षा करेंगे, वहां के स्थानीय व्यापारियों से, स्थानीय शासकों से, और दूसरा उसी समय आपका जो बाकी यूरोपीय कंपनियां पूर्व की तरफ आ रही हैं उनसे, जैसे पुर्तगाली, फिर बाद में ब्रिटिशर्स, तो उनसे आपका रक्षा करना। पहले आपका इनका जो मेन आपका सेंटर है वो कहाँ है, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अपना सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं। उसका कारण क्या है, मसाले। तो आपको पहले भी बताया था मैंने कि इंडोनेशिया में आते हैं मसालों के लिए, मसाले हैं, और प्रतिद्वंद्विता थोड़ी कम है। कंपटीटर कौन है इनका उस समय यहां पर, तो यहां जो कंपटीटर है वो है पुर्तगाली। तो जो पुर्तगीज है वो इनका यहां कंपटीटर है, और पुर्तगीज शक्ति डचों के मुकाबले कमजोर है। तो साफ है कि इंडोनेशिया मसालों के लिए, और कंपटीटर कौन है, वहां के स्थानीय शासक और पुर्तगाली। पुर्तगाली इनसे कमजोर हैं, तो वहां से ये पुर्तगालियों को निकालने की कोशिश करते हैं। परंतु उसी समय ब्रिटिशर्स भी हैं। ब्रिटिशर्स से क्या करते हैं, पहले संधि कर लेते हैं दोस्ती की, क्योंकि उनको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं नौसेना में डचों से मजबूत हैं। ये भी व्यापारी हैं, डच भी, पुर्तगीज भी व्यापारी हैं, और ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापारी है। पर तीनों को जो बल मिला हुआ है, पुर्तगाल को भी वहां के शासक के द्वारा बल मिला हुआ है, डचों को भी वहां के शासक के द्वारा बल मिला हुआ है, और अंग्रेजों को भी वहां के जो राजा रानी हैं वहां से बल मिला हुआ है। तो पुर्तगीज से डच नौसेना में मजबूत हैं, परंतु डचों से ब्रिटिशर्स नौसेना में मजबूत हैं। क्यों, क्योंकि उनका सर्वाइवल तब तक नहीं हो सकता जब तक उनके पास मजबूत नौसेना नहीं होगी। आप इंग्लैंड को देखेंगे तो वो समुद्र के अंदर एक द्वीप है, आइलैंड है, और वो अपनी रक्षा कैसे करेगा, वो नौसेना के द्वारा ही करेगा। तो उनकी मजबूरी उनको मजबूत बना देती है। दूसरा, जब कहा कि पहले ये मजबूत जो ब्रिटिशर्स मजबूत हैं उनसे दोस्ती कर लेते हैं, परंतु होता क्या है, 1623 में अमयाना में यानी कि इंडोनेशिया में ये कुछ अंग्रेजों और जापानियों को मार देते हैं। अब वहीं से जो जापानी और अंग्रेजों के मरने के बाद ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो जाती है, और वहीं से इनकी प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो जाती है। किसके बाद, अम्बियाना मस्केर के बाद। उसके बाद देखेंगे कि जब इनकी प्रतिद्वंद्विता हो जाती है, इनके बीच में कंपटीशन आरंभ हो जाता है, तो दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सिमट जाते हैं। हालांकि दोनों ही कहां पर हैं, इंडोनेशिया में भी हैं, और दोनों ही ब्रिटिशर्स भी और आपका डच भी कहां पर हैं, भारत में भी हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जो हम वहां इंडोनेशिया में जो कंपटीशन हुआ है, इंडोनेशिया में जो एक दूसरे के बीच में कट्टरता बढ़ी है, तो उसका असर कहां पर आएगा, भारत में भी आएगा। और चूंकि पुर्तगाली भी दोनों जगह हैं, तो ऐसे में पुर्तगाली भी डचों के विरुद्ध हो जाएंगे।
तो इसी समय आप देखते हैं कि इससे पहले आप देखेंगे, इससे पहले देखेंगे कि ये आपका जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल मीन्स आपका जो भारत में तट है, एक मालाबार है, एक कोरोमंडल है। कोरोमंडल मीन्स कलकत्ता की तरफ वाला तट जो है, मालाबार मतलब मुंबई की तरफ के जो तट वाला है। तो कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम में डच अपनी एक स्थायी फैक्ट्री की स्थापना कर लेते हैं। फैक्ट्री मतलब जहां से ट्रेड भी होगा और जहां उनके कर्मचारी सुरक्षित भी रहेंगे। तो यहां पर सैन्य आवश्यकताएं भी और व्यापारिक आवश्यकताएं भी, दोनों की पूर्ति होती थी फैक्ट्री से, मतलब। और फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश की जाती है? मछलीपट्टनम में। उसके बाद आप देखिए कि डच जो है आपका चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके मछलीपट्टनम से आपका मेन केंद्र बना देते हैं पुलिकट को, और पुलिकट में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, और पुलिकट में ही आपका एक किला एस्टेब्लिश कर देते हैं। किला एस्टेब्लिश करने के साथ साथ उसकी घेराबंदी भी कर देते हैं। तो यानी कि पुलिकट की जो बस्ती है वो घेरेबंद बस्ती है और डचों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बस्ती है। इसी के साथ साथ यहाँ से अपना सोने का सिक्का, स्वर्ण पैगोडा, वो भी आरंभ कर देते हैं। मतलब स्वर्ण पैगोडा ढालने का उद्देश्य क्या है? कि उसको स्थानीय व्यापार में भी यूज किया जाए। उस स्थानीय व्यापार में यूज करेंगे तो नेचुरल सी बात है, लाभ किसको हो रहा है ज्यादा? जिसकी मुद्रा में व्यापार हो रहा है। तो मुद्रा किसकी थी? नीदरलैंड की। अगर स्थानीय व्यापार होगा तो अधिकतम लाभ किसको होगा? डचों को होगा। इसी के साथ देखेंगे कि 1612 में पुर्तगाली डचों पर आक्रमण कर देते हैं और पुलिकट को तबाह कर देते हैं। अभी मैंने बताया था कि पुर्तगाली और इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन भारत में सरवाइव करेगा, कौन भारत में अधिकतम व्यापारिक लाभ उठाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैंने अभी बताया था कि पुलिकट में आपका क्या नाम है, एक किला बना लेते हैं। तो उस किले का नाम क्या है? फोर्ट गैल्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फोर्ट गैल्ड्रिया का जो निर्माण है वो कहाँ होता है और किसके द्वारा किया जाता है? तो डचों द्वारा और पुलिकट। तो पुर्तगालियों ने डचों की बस्तियों को तबाह कर दिया। कौन सी को? पुलिकट को। उसके बाद उनका ध्यान नागपट्टनम की तरफ जाता है और धीरे धीरे आपका जो है अंग्रेज डच जो है नागपट्टनम को ही अपना मुख्यालय बना लेते हैं। हालांकि पहला जो मुख्यालय है वो पुलिकट की तरफ होता है, बाद में वो अपना मुख्यालय शिफ्ट करके नागपट्टनम की तरफ ले जाते हैं। कई बार पूछा जाता है इनकी बस्तियों के बारे में, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि भाई कौन सी बस्ती किसकी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नागपट्टनम डचों से रिलेटेड है। उसके बाद देखेंगे कि डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को, तो प्रत्येक जो फैक्ट्री होती थी, चाहे नागपट्टनम हो, चाहे वो विमलीपट्टनम हो, चाहे मछलीपट्टनम हो, तो यहाँ के जो प्रमुख होते थे उसको फैक्टर कहा जाता था। तो प्रश्न सीधा आता है कि फैक्टर क्या है? तो वो फैक्टर मीन्स उन फैक्ट्रियों के प्रमुख, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। उसके बाद में आप देखेंगे कि सूरत का जो डच व्यापार निदेशालय था वो सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाला था। जब भी विदेशी शक्तियाँ, चाहे वो पुर्तगीज हों, चाहे वो डच हों, या फिर ब्रिटिशर्स हों या फ्रेंच हों, जो कि मुख्य शक्तियाँ थी भारत में, जिन्होंने भारत से ट्रेड किया और उनके ऊपर आधिपत्य करने की कोशिश की और जिसमें अंग्रेज कामयाब भी हुए, तो उन सब में देखेंगे तो सूरत यानी कि गुजरात एक प्रमुख केंद्र रहा है जहां से उन्होंने बहुत लाभ कमाया। लाभ किस क्षेत्र में कमाया, ये बहुत बड़ी बात है। सूरत के व्यापार का उद्देश्य सीधा सा है आपका वस्त्र। तो सूरत में वस्त्र उद्योग छोटे छोटे स्तर पर उन्नत स्थिति में था। कारण क्या है वहां आपका वस्त्र उद्योग के मजबूत होने का? तो पहला तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल, पहला तो कारण है रॉ मटेरियल यानी कि कपास। काली मिट्टी है तो वहां पर कपास बहुतायत होती है। दूसरा कारण क्या है रॉ मटेरियल के साथ साथ कि सूरत जो है आपका समुद्र तट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो समुद्र की जो
नमी है, हवा में नमी रहती है और उस नमी से जो धागा है वो मजबूत बन जाता है। तो दूसरा कारण है आपका समुद्र की ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो आर्द्रता से जो धागा है उसकी मजबूती, उसके कारण वो मजबूत स्थिति में था। और आप देखेंगे कि सूरत के जो डच व्यापार था, या जो हम कहेंगे कि वस्त्र उद्योग है आपका, वहां से ये लोग बाकी क्षेत्रों से भी क्या करते थे, वस्त्र निर्यात करते थे, चाहे वो सूती वस्त्र हो चाहे सिल्क वस्त्र हो। तो ये लोग कहाँ निर्यात करते थे, पश्चिम में, और वहां से मोटा मुनाफा कमाते थे। और अगर आप देखें डचों को, तो केवल पुर्तगीज, ब्रिटिश या डच या फ्रेंच, इन सब में अगर भारतीय वस्त्र उद्योग को निर्यात की वस्तु किसी ने बनाया तो वो डच ही थे। मतलब ये डच ही थे जिन्होंने भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बना दिया, बाहर से लगातार निर्यात किया। और देखेंगे कि इसी के प्रभाव के फलस्वरूप यूरोप में, खास करके एम्स्टर्डम में, जो भारतीय सिल्क वस्त्र था उसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ी, और भारतीय सिल्क वस्त्र का जो निर्यात था लगभग 83% बढ़ गया, और भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होने लगी, भारत के लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। हालांकि रोजगार और विदेशी मुद्रा उस अपेक्षा में नहीं थी, उस अनुपात में नहीं थी कि जिस अनुपात में होनी चाहिए थी। शोषण जरूर किया जाता था। तो बाद में चल करके अगर यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई और उस औद्योगिक क्रांति में सूती वस्त्र की क्रांति आई, तो उस क्रांति के पीछे अगर किसी का योगदान था, भारतीय रॉ मटेरियल का तो था ही, भारतीय वस्त्र का तो था ही, तो वो डचों का भी था, जिन्होंने भारतीय वस्त्र को पूरे यूरोप में अधिकतम दामों पर बेचा। और जब यूरोप वालों को लगा कि सूती वस्त्र में कमाई बहुत ज्यादा है, तो अधिकतर निवेशक या पूंजीपति उसी उद्योग में निवेश करने लग गए। परंतु वहां रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी। उसी रॉ मटेरियल को देखेंगे बाद में आपका अंग्रेजों द्वारा भारत से निर्बाध रूप से यूरोप भेजा गया। तो डच जो है आपका सूरत से क्या कमा रहे हैं, अधिकतम लाभ, उसका कारण मैंने आपको बताया। उसके बाद में हुगली के निकट चिनसुरा में फैक्ट्री स्थापित करते हैं, और चिनसुरा में एक किला बनाते हैं गुस्तावुस, उस फोर्ट का निर्माण करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुस्तावुस, ये जो फोर्ट था ये कहाँ था, गैलरिया कहाँ था, तो गैलरिया आपने देखा पुलिकट में, और गुस्तावुस देखेंगे आप कहाँ पर है, चिनसुरा में। चिनसुरा मीन्स बंगाल में। तो चिनसुरा जब बंगाल में हुगली के पास ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं, तो वहाँ से जो डच हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सूती कपड़ा, रेशम, अफीम और सोरा। तो पहला तो मैंने बताया कि सूती कपड़ा, वस्त्र उद्योग और रेशम, जिनकी खूब यूरोप में डिमांड थी, खास करके एम्स्टर्डम में। हर अमीर घराने के पास, हर अमीर व्यक्ति के पास भारतीय रेशम की डिमांड थी। इवन की बाद में लगभग सभी देशों ने आपका जो टैरिफ थे, आयात कर थे, वो बहुत ऊंचे ऊंचे कर दिए और भारतीय वस्त्रों की मांग को कम कर दिया। हालांकि हॉलैंड में ऐसा नहीं हुआ, डच में ऐसा नहीं हुआ। तो आप देखेंगे रेशम और सूती वस्त्र बता दिया आपको। तो अगला है अफीम और सोरा। सोरे का जो प्रयोग होता था वो नाइट्रेट में होता था, और नाइट्रेट जो है आपका एक बारूद है जिसका प्रयोग सेनाओं में हो सकता था, तो सेना की मजबूती हो सकती थी सोरे से। और दूसरा देखेंगे अफीम। अफीम जो है आपका अधिकतम, चाहे वो पुर्तगीज हो, चाहे वो डच हो, या चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, अफीम से उन्होंने बहुत मोटा लाभ कमाया। और अफीम का जो निर्यात का केंद्र था वो यूरोप नहीं था, क्योंकि यूरोप में अफीम अगर भेजेंगे तो उन्हीं के आपका लोगों का जो स्वास्थ्य है उसका पतन होगा, उन्हीं की अर्थव्यवस्था में
नुकसान होगा। तो वहाँ के लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने उसको अपने देशों में नहीं आने दिया। तो इसका केंद्र कौन सा था? इसका केंद्र था चीन। सब यूरोपीय कंपनियों ने चाइना में खूब अफीम भेजी, इसलिए आप देखते हैं कि 2 अफीम वार आपका ब्रिटेन और चीन के ही हुए। तो चीन के लोगों को अफीम भेजी गई, कारण क्या था? एक, बहुत ज्यादा डिमांड, ऊंचे ऊंचे दाम, और दूसरा चीन की चाय। चाय तो वो वैसे भी खरीद सकते थे, चाय वो वैसे खरीद तो सकते थे, परंतु चाइना ने चाय को खरीदने के लिए किसकी शर्त रख दी? चांदी की, कि हम केवल चांदी ही लेंगे, ना तो इनकी डच की मुद्रा लेंगे, ना ब्रिटेन की मुद्रा लेंगे, ना पुर्तगाल की मुद्रा लेंगे। तो सभी यूरोपीय कंपनियां परेशान कि भाई अब कैसे होगा। तो इसका समाधान ढूंढा गया कि चीन की जो चाय है, अगर हमें उसको लेना है तो चांदी देनी ही पड़ेगी, परंतु चांदी की उन दिनों संसार भर में कमी थी, तो चांदी वैसे कम। तो अब क्या समाधान हो? इसका सीधा समाधान था कि चीन के लोगों को अफीम की लत लगा दी जाए, और उस अफीम से वहां जो आय होगी उनकी मुद्रा से क्या किया जाए? चाय खरीदी जाए। तो चाइना चाय और चांदी यानी कि अनुप्रास अलंकार के चक्कर में फंस गया चाइना। चाय चाय के अनुप्रास अलंकार की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो अनुप्रास अलंकार में फंसा लिया। मतलब चीन, चाय, चांदी, ये आपका त्रिकोण में खो गया, और उसका लाभ सीधा सीधा किसको मिला? यूरोपीय कंपनियों को। तो ये समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद बंगाल में जो डच फैक्ट्री है, तो पहले पिपली, पिपली की जगह बालासोर, तो ये हुआ आपका। और वहां से मैंने बताया किस किस चीज का व्यापार करते थे। हालांकि उत्पादन के केंद्र अफीम के भारत में ही थे, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो ये केंद्र जो है आपका अफीम के बड़े केंद्र थे। उसके साथ साथ देखेंगे डचों ने सिल्क को, जो सिल्क था उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया, मैंने पहले बता दिया। चिनसुरा की फैक्ट्री प्रमुख व्यापार केंद्र थी बंगाल में। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी वो चिनसुरा थी। और चिनसुरा का जो पतन है वो तभी होता है जब अंग्रेज जो है आपका क्या करते हैं? चिनसुरा का पतन कब होता है? जब अंग्रेज प्लासी की लड़ाई के बाद 1765 की संधि के द्वारा, कौन सी संधि थी 1765 में? सबको पता, इलाहाबाद की संधि थी। इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तभी चिनसुरा की फैक्ट्री यानी कि चिनसुरा का जो आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व था वो तभी कम होता है। अब किसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है चिनसुरा के स्थान पर? तो चिनसुरा के स्थान पर जो इंपॉर्टेंस बढ़ती है वो बढ़कर के आती है कलकत्ता की, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज कलकत्ता को एक प्रमुख केंद्र मानते थे। तो कलकत्ता को जो प्रमुख केंद्र मानते थे तो कलकत्ता की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? अब आप देखेंगे पहले एक बार साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं कि डच जो है आपका बंगाल में और क्या कर रहे हैं। अभी तक तो देखा कि आपने डच बंगाल से क्या क्या निर्यात कर रहे हैं। अब निर्यात के साथ साथ डच जो है आपका बंगाल में जमींदार भी बन जाते हैं, और आपका जो बंगाल है उसमें चिनसुरा, बारानगर
और बाजार मिर्जापुर की जमींदारी भी प्राप्त कर लेते हैं। शक्तिशाली हैं, जमींदारी लें, व्यापार पर एकाधिकार करें, कुछ भी करें, तो ये जमींदारी सिस्टम भी आपका वो क्षेत्रों में लागू कर देते हैं। उनसे भी आपका क्या काम करते हैं, अपने जो फायदे की फसलें हैं वो पैदा करवाते हैं। उसके बाद 1765 वाला मैंने आपको बताया कि 1765 में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है आपका किस प्रकार से दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेती है, और दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद किस प्रकार से वहाँ शक्तिशाली हो जाती है, वहाँ के धन से एक बड़ी सेना खड़ी कर लेती है, बंगाल के धन से, और कैसे जो है आपका डचों को बंगाल के व्यापार से, चिनसुरा से बाहर करके कलकत्ता की इंपोर्टेंस को रीएस्टेब्लिश कर देती है, आपका स्थापित करती है। इसे में हम देखेंगे कि डचों को एक कारण तो यह था कि बंगाल से लगभग बाहर हो गए, दूसरा बंगाल के साथ साथ ब्रिटिश रॉयल नेवी यूरोप में लगातार इन पर प्रहार कर रही है, जिससे कंपनी लगातार युद्ध में उलझ गई। नौसैनिक रूप से कंपनी बहुत मजबूत है नहीं, तो इसके कारण भी क्या है, कंपनी लगातार घाटे में आ गई, और घाटे में आई तो कंपनी ने सरकार से ऋण लेना शुरू किया। तो एक पतन का कारण लगातार ब्रिटिश रॉयल नेवी के जो डचों के साथ युद्ध हैं, एक कारण वो भी है। दूसरा, अगर हम कंपनी को यानी कि डचों को दक्षिण में देखें तो दक्षिण में वो कैसे एस्टेब्लिश हुए और कैसे उनका धीरे धीरे पतन हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि डच 1710 में जमोरिन से एक संधि करते हैं। जमोरिन वही जमोरिन जो कि आपका जहां कलकत्ता कोचीन यानी कालीकट के तट पर कौन आए थे, वास्को डी गामा, केरल की तरफ में। तो वहां आपका पुर्तगीज आ चुके हैं, अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं। पुर्तगीज के साथ साथ बाद में जब डच आते हैं 1600 के बाद, तो 100 साल तो दिक्कत थी नहीं, 100 साल के बाद जब ये आते हैं 1600 में, तो यहाँ आपका जब भारत में व्यापार करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पुर्तगीज से आपका कंपटीशन चल पड़ता है, और दक्षिण में पुर्तगीज और डच आपस में उलझ जाते हैं। तो 1710 में देखेंगे कि ये जमोरिन से एक संधि में करने में कामयाब होते हैं। जमोरिन एक टाइटल है किनका, मन विक्रमा का। तो यहां उनको जब संधि के द्वारा कहते हैं कि जितने भी यूरोपीय व्यापारी यहां व्यापार कर रहे हैं उन व्यापारियों को इस व्यापार से बाहर कर दिया जाए। तो व्यापार से जब बाहर करने की बात आती है तो जमोरिन सहमत हो जाते हैं, क्योंकि डच शक्तिशाली हैं। परंतु अभी अभी मैंने बताया था कि अंग्रेज भी हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी दबाव डालती है जमोरिन के ऊपर, और दबाव डाल करके 1715 में कहती है कि जो डचों से आपने संधि की है उस संधि को निरस्त कर दिया जाए। जमोरिन सहमत हो जाते हैं। उसी के साथ साथ डच जो है आपका लगातार किससे उलझ जाते हैं, आपका डच उलझते हैं सीधे सीधे ब्रिटिशर से, पुर्तगीज से, और इसी के साथ साथ जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो कौन है, ट्रावनकोर, ट्रावनकोर से भी उलझ जाते हैं। ट्रावनकोर के जो शासक हैं मार्तंड वर्मा, डचों को क्या करते हैं, कोलाचेल, कौन सी लड़ाई है, कोलाचेल की लड़ाई। तो कोलाचेल की जो लड़ाई है कब, 1741 में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कोलाचेल की लड़ाई में डचों को परास्त कर देते हैं और दक्षिण भारत से इनको खदेड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्षिण भारत से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, तीन किन द्वारा बताया मैंने आपको, पुर्तगीज हैं, आपका ब्रिटिशर्स हैं, और वहाँ की क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं। तो ये आपको इनको बाहर निकालते हैं। तो ये आपको बताया कि कैसे इनको दक्षिण से खदेड़ा जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो डच हैं, डचों ने जो है आपका किस प्रकार से जो निर्यात था वो भारत का बढ़ाया, और कौन से निर्यात को वो भारत से कर रहे हैं, क्या क्या ऐसी वस्तुएं थी जिनको वो भारत से बाहर लेके जा रहे हैं।
तो आप देखेंगे कि डचों द्वारा जो निर्यात हो रहा था, नील है, सोरा है, तो क्या क्या था, नील, सोरा। इसके अलावा सूती वस्त्र। केवल निर्यात की बात हम देखें तो वो क्या क्या निर्यात था जो वो कर रहे थे, नील है, सोरा है, सूती वस्त्र है, आपका अफीम है। तो ये जो है आपका कुछ मुख्य वस्तुएं थी निर्यात की जो डच आपका यहां से कर रहे हैं। समझ में आया? तो डचों का जो निर्यात है वो मैंने आपको समझाया कि नील है, सोरा है, अफीम है, ये सारे निर्यात की वस्तुएं हैं। सूती कपड़ा है, सिल्क है, तो वो आपका प्रमुख निर्यात की वस्तु है। तो ये इनके मुख्य निर्यात थे। तो आपने समझा कि किस प्रकार से डच भारत में आते हैं, कहाँ कहाँ वो अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, और कैसे कैसे वो पुर्तगीज आपका यूरोपीय ताकतों से उलझ करके, स्थानीय ताकतों से उलझ करके आपका अपने व्यापार को भारत से समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्लास में आपको ब्रिटिशर्स पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।